राइट। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद है सबको? मैं एक बारी बस क्विक रिकैप कराता हूँ। मुझे ये बताओ, अगर आप किसी भी पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन अगर ऐसे जाते हो तो जेड स्टार की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा? इंक्रीज। इट इंक्रीजेस। याद है आपको? जेड स्टार वैल्यू इंक्रीजेस मतलब, अच्छा जेड स्टार है क्या? बेसिकली जो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। तो उस पे लगने वाला न्यूक्लियस की तरफ से नेट नेट व्हाट नेट चार्ज विच इज, जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस साइड, यही था ना जेड स्टार। और जेड Yes. स्टार की वैल्यू क्या होती है? जेड माइनस सिग्मा। तो अगर बताओ जेड स्टार बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाहर लगने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा? कैन आई से लाइक दिस? क्योंकि जो Yes. फोर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के बोलते हैं, इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सर वेटिंग सर हाँ राधिका वेट। ठीक है। सो बेसिकली क्या मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो क्लियरली समझ में आता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो जितना ज्यादा अंदर की तरफ जेड स्टार होगा, जितना अट्रैक्शन लगेगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। डू यू गाइस एग्री? ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जेड स्टार जब भी मैं नाम लूं तो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में सोचें। इज दैट क्लियर? ओके। Yes. अच्छा मुझे ये बताओ कि जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर सॉरी जी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जब ग्रुप की मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा बताओ जरा नीचे? तो लिथियम के नीचे क्या आना चाहिए? सोडियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम, है ना? यहाँ पे उसके बाद हम बेरिलियम के नीचे क्या आएगा बेटा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम। आप जानते हो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड स्टार क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है। यस सर। Yes, sir. लेकिन मैंने बताया था ये कांस्टेंट हमेशा नहीं रह पाएगा। आपको ध्यान हो तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से लेकर के हमारे पास जिंक, और स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। फिर मैंने बोला था यहाँ तक तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक दिखता है। इसके बगल में जब आप आ जाओगे यानी टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, इनके बीच में भी अच्छा खासा गैप है, बढ़ जा रहा है, और इनके बीच में भी अच्छा खासा गैप है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आप सोचते हो कि ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे वैसी चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम एक तो यहां से लेकर के इधर रहने वाले जितने भी स्पीसीज है सब पे पड़ती है फर्क। अभी वो क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे, एटॉमिक साइज कैसे वेरी कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और ऐसे ही बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। यहाँ पे भी मैंने एक बार आपको समझाया था कि मैग्नीशियम के इमीडिएट बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, जबकि यहाँ देखो आप कैल्शियम के इमीडिएट बाद गैलियम नहीं आ रहा, बीच में डी के 10 एलिमेंट्स आ गए हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो इनका भी अपना इफेक्टिव न्यूक्लियस आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो भी जंक्शन है ना वहां डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इरेगुलरिटीज देखने को थोड़ी मिलेंगी, है ना? तो यू कैन नॉट से दैट कि हर बार नीचे जाने पे कांस्टेंट रहेगा। कई जगह पे ऐसा है जो जेड स्टार की वैल्यू काफी हद तक इंक्रीज, जैसे बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम जाओ तो यहाँ पे ठीक ठाक इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बट एक जनरल आइडिया में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड स्टार बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड स्टार की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अग्री करते हो आप? बोलो। यस सर। चलो Yes, sir. अब हेडिंग डालो आप लोग, कौन सी चीज का हेडिंग डालो। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके एटॉमिक साइज के बारे में करेंगे। हेडिंग डालो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, या अगर कोई आयन है तो उसका आयनिक साइज, इफ इट इज एनी स्पेसिफिक आयन
then it will be ionic size. Right? Atomic size or ionic size. If it is an ion, then ionic size. तो बच्चों एटॉमिक साइज आप बताओ, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है ना, जब हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थे और हम बिल्कुल पुरानी थियरी पे जाते थे, तो हम बोलते थे रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। याद है आपको? यस सर। तो इससे हम रेडियस निकाल पाते थे, लेकिन हमने आगे जाकर के देखा एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम एग्जैक्ट, ये मैंने आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलती करी, द एग्जैक्ट पोजीशन and the exact momentum of very small particle like electron, proton, neutron, atom, molecule, सब बहुत छोटे होते हैं। The exact position and exact momentum of very small particle cannot be determined simultaneously, ये मैंने आपको बताया। और उनमें एरर डेफिनेटली होगा, और वो एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशन। यस सर। इतना क्लियर, बस इतने लिख देते आपको पूरे मार्क्स मिल जाते। चलो, तो ये है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि भाई अब हम इलेक्ट्रॉन का ना क्लियर पोजीशन नहीं बता सकते, बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट आया, और फिर वहां पे ऑर्बिट की चीजें खत्म हो गई। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो क्या हम एग्जैक्ट साइज बता सकते हैं? Can No, we sir. determine the exact size of an atom? नो आप सर। बोलोगे सर, पहले तो ये बताओ साइज क्या होता है। तो साइज तो वही है ना कि न्यूक्लियस से जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां तक गया है, वहां से उसका डिस्टेंस। बोलो भाई, साइज तो यही बोलोगे ना, जहां Yes, sir. तक वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब हमें यही नहीं मालूम होता ये इलेक्ट्रॉन कहां तक प्रेजेंट है, क्योंकि हम तो जो बाउंड्री कंसीडर करते हैं वो 90 to 95% वाला बाउंड्री, 5-10% तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है। So there is no precise boundary, there is no precise size. तो लिखो, स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करो लिखना। We cannot determine the exact size. We cannot determine the exact size of any atom. Due to, ऐसा क्यों है? Due to the Heisenberg uncertainty principle. Due to, as per the Heisenberg's uncertainty principle, we can only determine the probability. और हम ये सर्टेनिटी के साथ बोल ही नहीं सकते कि वो कहां तक है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? तो मतलब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होगा फिर कि हम उसका साइज एग्जैक्ट बता पाए। हाँ, फिर क्या करेंगे? तो बोलोगे सर फिर अगर आप बुक वगैरह में देखो तो वो कैसे लिखा रहता है कि लिथियम का साइज इतना है, सोडियम का साइज। अब बुक में अगर आप डेटा चेक करो तो आपको दिखेगा सोडियम के साइज आपको मिलेंगे, क्लोराइड आयन का मिलेगा, फ्लोराइड आयन का मिलेगा, सबके साइज प्रॉपरली लिखे हुए हैं। तो अभी तो मैंने बोला कि हम साइज एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब सॉरी डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर वो वाले साइज कौन से साइज हैं? तो बच्चों वो जो साइज है ना, वो बॉन्डेड एटम का जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ है सॉलिड स्टेट में ला करके उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। दैट इज कैलकुलेटेड नॉट बाय एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑफ रेडियस, बल्कि एक्सरे डिफ्रैक्शन करके यूज किया गया। तो मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकली वो निकालते कैसे। तो देखो, जैसे मान लो आपको सोडियम का आपको एक टेंटेटिव आइडिया लेना है कि इसका रेडियस है कितना। तो तरीका क्या होता है कि सोडियम का जो सॉलिड है, यानी सोडियम सॉलिड यू आर गोइंग टू टेक, आपको मालूम है नेचर में सोडियम मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या क्योंकि सोडियम थोड़ा सॉफ्ट होता है, काफी रिएक्टिव होता है, तो हम इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। हम कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल में। लेट अस कंसीडर आयरन, सबसे बेटर है। तो आयरन का अगर साइज निकालना है तो करना क्या होता है?
तो आयरन के साइड के लिए सबसे पहले उसको उसका आपको सॉलिड फॉर्म यानी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट देखना पड़ता है, जिसमें आयरन कुछ इस तरीके से होगा। ये जो छोटा पार्ट दिखा रहा हूँ बेटा, ये आयरन का न्यूक्लियस है। सर ये आप ये दिखा रहे हो कि ये आयरन ज्यादा मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ते हैं इसके? मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आयरन सॉलिड में एटम्स कैसे रहते हैं इकट्ठे, है ना, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आयरन सॉलिड का एक जस्ट लेयर मैंने बनाया। अभी मैं बहुत सारे और बताता हूँ, आप भी डायग्राम में कोशिश करो ऐसे ही कुछ बनाने के लिए। आज तो मेरे लिए बहुत इजी है डायग्राम बनाना। मान लो मैं बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ उसका। ये देखो आयरन का कुछ मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से, राइट। बहुत प्रिसाइज नहीं है डायग्राम, बट इट इज ओके, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सर ये थोड़ा टेढ़ा सा है। हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा वो डायग्राम में थोड़ी सी मैंने एक काम किया है कि जो पहला लेयर है और सेकंड लेयर है इनको थोड़ा स्लाइड करा दिया। आगे चल करके आप देखोगे, सॉलिड स्टेट पढ़ना है हमें ना प्लस टू में, तो वहां पे डिफरेंट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। फिलहाल अभी समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ एक रफली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया किसका बेटा, आयरन सॉलिड का। और ये जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, उसके न्यूक्लियस। तो होता क्या है, एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है उसके पास वेव बिहेवियर है एंड उसके पास पार्टिकल बिहेवियर है। याद है आपको, वेव एज वेल एज पार्टिकल। और सिर्फ उसी का नहीं बल्कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके वेव नेचर का और वेव नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन तीन इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने आपको बताए थे। और वो कौन से थे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो होता क्या है, इसी डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। यहां से लाइट भेजते हैं और वो इन 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 पर्टिकुलर जगह से डिफ्रैक्ट होकर के यहाँ स्पेसिफिक स्क्रीन, यहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है। और उसके हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आगे चल करके हम डिराइव कराएंगे, ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन। अभी इस सब पे ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये जो d होता है ना, दिस इज बेसिकली द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन ये वाला और इनके बीच का डिस्टेंस। कहने का मतलब हम एक्सरे भेजते हैं, एक्सरे, और उसके डिफ्रैक्शन से एक इक्वेशन लगा के, जिसको मैं प्लस टू में आपको डिराइव करवाऊंगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और ये वेवलेंथ तो हमें मालूम रहता है एक्सरे का कितना भेज रहे हैं, एंगल भी मालूम रहता है किस एंगल पे हम उसको बेसिकली सेंड कर रहे हैं। तो वहां से हमें d निकल जाता है। बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ d। और d हमारे ये दोनों पर्टिकुलर प्लेन के बीच का लगभग डिस्टेंस। तो क्या हम रफली रफली अगर मान लो ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे नीचे ऐसे होते, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था बेटा कि जो d की वैल्यू है वो बेसिकली कुछ और नहीं, रफली दिस d इज इक्वल टू 2r। कैन आई से लाइक दिस गाइस, अगर ऐसा रहते तो। अच्छा। चलो अब ये ज्योमेट्री कुछ अलग बन गई है। अब यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन बन रहा होगा भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, लेकिन जो भी है वो ज्योमेट्री से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर वो बिल्कुल वन टॉप ऑफ अनदर रहते, जैसे कि अगर मैं इस चीज के बारे में आपको डिस्कस करूं, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते है ना। तो सर हाँ बेटा बोलो। सर ये d इक्वल्स टू 2r कैसे आया था? वो मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, एकदम टेंशन मत लो। हाँ, तो ऐसे समझो। अब ये थोड़ा सा ना
ये डायग्राम है। मैं रीस्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ डायग्राम थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज मुझे फिर ज्योमेट्री की समझानी पड़ जाएगी। हाँ, अब देखो, अब बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन से जैसा मैंने बोला कि वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। एक मिनट, एक्सरे भेजेंगे बिल्कुल, और एक लेयर और दूसरे लेयर के न्यूक्लियस से वो बेसिकली ये वाली चीजें जाके, अभी इसके डिटेल में मत पूछना तुम लोग ना, क्या टेक्निकलिटी है, तुम लोग बहुत अच्छे से सीखोगे, बस पर्पस अभी समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस है नीचे का और यहाँ वाला, ये दो लेवल के एटम से बेसिकली ये लाइट जो हमने भेजी है, ये जो रेडिएशन भेजी है, ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, और जिसका हम फिजिक्स लगा के ये एक रिलेशन निकालते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू, यहां से बेसिकली हम ना ये d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब देखो, अब क्या आप क्लियरली बोल पा रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच का, ये d, क्या ये आप बोल सकते हो कि सर ये एक एटम था और ये दूसरा एटम है, तो अगर ये r है और ये r है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, 2r, एंड कैन आई राइट लाइक 2r इज इक्वल टू d, या r की वैल्यू क्या रखली मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ द डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। बोलो। Yes, sir. बस इतना ही लिखो, ये सब पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो थोड़ा कंफ्यूज, ठीक है। लिखो प्रैक्टिकली, लिखो एक्सपेरिमेंटली, लिखो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, एक्सपेरिमेंटली we can calculate the radius of atom or ion. Experimentally we can measure बोल सकते हो, हालांकि ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उसमें। Experimentally we can measure or calculate the radius of atom or ion. लेकिन उसमें क्या यूज कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल लेवल पे क्या यूज कर रहे हैं, एक्सरे। X-ray diffraction. That line is very, very important. Please make a note. Experimentally, we can observe या calculate the distance of atom or ion through X-ray diffraction. X-ray diffraction. अच्छा, एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि ना एक्सरे डिफ्रैक्शन ही क्यों करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम गामा रे ले लेते हैं, क्यों नहीं हम अल्ट्रावायलेट, क्यों नहीं विजिबल का कोई रेडिएशन ले लेते हैं। तो बच्चों एक बात समझना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा तभी होता है जब इनके बीच का जो डायमेंशन है ना, वो इनके वेवलेंथ के आसपास पहुंच जाए। तो आपको मैंने बताया था एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो नियरली किसके आसपास होता है, एंगस्ट्रॉम, ध्यान है। और एटॉमिक साइज का भी हम लोगों ने जब भी डिस्कशन किया है वो एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो क्योंकि एटॉमिक डायमेंशन इज वेरी क्लोज टू एक्सरेज वेवलेंथ, इसलिए वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन वी आर यूजिंग एक्सरे। तो इसलिए एक्सरे ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली, एक्सरे गामा रे कुछ भी लिख देगा तो ये नहीं कि सब टिक करके आ जाओगे, एक्सरे ही यूज करते हैं, लिख लो ये बात, लिख लें। सर एटॉमिक 1 एंगस्ट्रॉम क्या है? क्या बेटा? सर एटॉमिक इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस मैं बता रहा हूँ, वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है ना। अरे 1 एंगस्ट्रॉम क्या बोल रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम के ही ऑर्डर का होता है ना। किसी भी एटम का जो रेडियस होता है, हमने पहली क्लास में सीखा था, उसका डायमेंशन क्या होता है, नियरली 1 एंगस्ट्रॉम, व्हिच इज 10⁻⁻10 मीटर, इसी के आसपास होता है ना। यस सर। किसी का 1 हुआ, किसी का 1.5, किसी का 0.8, बट होता तो एंगस्ट्रॉम के ही डायमेंशन का है ना एटॉमिक रेडियस। यस सर। So why X-ray is used? Because its wavelength is very close to the atomic size. ये आप लिख लेना बात। X-ray is used for the diffraction due to
the atomic size सर वेट सर मैं नोट कर रही हूँ. X-ray is used for the diffraction due to the atomic size is very similar to the wavelength of X-ray. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमें ये समझ आ गया कि सॉलिड स्टेट में किसी भी मटेरियल को लेके आओ तो उससे आप निकाल सकते हो उनका रेडियस. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर तो कहीं ना कहीं जब रेडियस के बारे में आपने बोला कि हम प्रैक्टिकली एक्सरे से ही निकाल सकते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं वो नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता होगा कि मान लो कोई बहुत अच्छे से ओवरलैप कर लिया है तो वो तो डी के बारे में ही बताता होगा हमेशा, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस के बारे में, isn't it? वो तो यही बताता होगा क्योंकि अभी हमने सीखा है कि वहीं से डिफ्रैक्शन होता है तो वो डिफ्रैक्ट होकर के ये डी कैलकुलेट करेगा. तो यस इट डिपेंड्स. तो इसीलिए हम लोग रेडियस में कई सारे डिवीजन करते हैं. रेडियस में क्या डिवीजन करते हैं कि उनका कोवेलेंट रेडियस है या उनका आयोनिक रेडियस है, मतलब जैसा बॉन्ड वैसा रेडियस, या फिर सॉरी आयनिक बॉन्ड में आयनिक रेडियस डिफाइन करते हैं, या फिर उसका बॉन्ड वॉल, कौन सा रेडियस है, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं. तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, डिपेंडिंग ऑन the nature of bonding, depending on the nature of bond, depending on the nature of bond, depending on the nature of bond, different types of radius, different type of radius is defined. Different type of radius is defined. तो सबसे पहला लिखोगे आप, सबसे पहला लिखोगे कौन सा, कोवेलेंट रेडियस. ये कहाँ डिफाइन होगा बच्चों, जहां पे भी बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का. जैसे हम बात करते हैं H2 के बारे में, तो H2 में अगर बॉन्डिंग दिखाना हो तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे शेयरिंग होता है. ये इनका रहा सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं डी. सॉलिड स्टेट में जब हाइड्रोजन को लेके आएंगे तो हम ये डी निकाल सकते हैं. तो कोवेलेंट रेडियस आर ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कोवेलेंट रेडियस. सर हाँ सर जो आपने 2d sin theta is equal to n लैम्डा लिखवाया था तो वो एटॉमिक रेडियस के लिए था. वो एक्सरे डिफ्रैक्शन का इक्वेशन है वो. सर एटॉमिक रेडियस से निकलता कैसे है r निकाल के. हाँ वो डिफ्रैक्शन जब तुम सीखोगे ना फिजिक्स में, ये +1 में ही आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का ना, तो वहां पे सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दोनों चीजें पढ़ाएंगे, तो वहां पे वो इक्वेशन डिराइव करेंगे ना, केमिस्ट्री में बस वो इक्वेशन यूज करना सीखो, डेरिवेशन सब कुछ वहां, क्योंकि पूरी वेव का चीज पढ़ाना मिल जाएगा मुझे. ठीक है, ओके एंड ऑफ द ईयर तुम लोग सीख जाओगे. चलो आगे बढ़ते हैं. सो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिफाइन करोगे, तो ये जो H2 है बेटा, इसका जो हमारे पास लेंथ आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. ये जो D है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ. क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका जो लेंथ आया है उसी को बोलते हैं बॉन्ड. इसको बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2. रफली क्या ये
क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये रेडियस जितना ये बताएगा वो थोड़ा कम ही बताने वाला है, क्योंकि बीच में देखो ना ओवरलैप कर रहे हैं ये सब। एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए था कि टचिंग हो और यहाँ पे है। ये जो बताता है d/2 ये एक्चुअल रेडियस होता है, ये एक्चुअल रेडियस से थोड़ा ये कम ही बताने वाला d/2, बट इट इज ओके, वी कैन एक्सेप्ट इट, क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, तो एक्चुअल साइज तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। बट प्रैक्टिकली बॉन्डिंग करने के बाद जो जितना भी वो क्लोज आ रहे हैं एटलीस्ट उसका एक आइडिया तो हमें लग रहा है, तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं बॉन्ड लेंथ बाई 2। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द कोवेलेंट डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू राइट। अगर वो d है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, d/2, है ना। तो कोवेलेंट रेडियस लिख लिया, दूसरा लिखो। तो ये कहां पे डिफाइन होगा, दिस कोवेलेंट रेडियस विल बी डिफाइंड वेरेवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो, wherever there is presence of covalent bond, wherever there is presence of covalent bond. Sir, can you repeat the whole line? Yes, wherever there is covalent bond we can define covalent radius. Covalent radius example में आप लिख लो covalent radius of hydrogen, covalent radius of hydrogen will be equal to the bond length by 2. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, इनका बहुत यूज आने वाला नहीं है। साइज खत्म करके जब हम आयोनेशन एनर्जी में आएंगे तब थोड़ा यूज पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट लिखो आयोनिक रेडियस। पहले मैंने आपको क्या सिखाया, कोवेलेंट। अब सेकंड क्या दिखाना है आपको, आयनिक रेडियस। अच्छा बताओ, आयन कितने तरह के होते हैं बेटा, प्लस भी हो सकता है एंड नेगेटिव। तो आयनिक रेडियस में दो तरीके की चीजें आती हैं, कैटायनिक और दूसरी एनायनिक रेडियस। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ। जैसे जब आप सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो घरों में यूज होता है हमारे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपको मालूम है कि ये सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है, Na+। एंड ऑफ कोर्स बच्चों, जनरली जो प्लस वाली चीजें होती हैं थोड़ी छोटी आती हैं साइज में, और नेगेटिव वाली चीजें थोड़ी बड़ी आती हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर मैं पूरा पूरा इसका एक यूनिट सेल आपको दिखाऊं सामने सामने से, ये एक मैंने क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले रखा है, तो इसके एक एज लेंथ में मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा है, यहाँ एक बड़ा सा, और बीच में, ये बीच में जो आया है यही सोडियम है, और किनारे किनारे क्या है, क्लोराइड है। मतलब अगर मैं ये ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा क्लोराइड आयन है, ये हमारा क्लोराइड आयन है, और ये हमारा सोडियम आयन। तो अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम आयन? कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. सर ये 2 क्लोरीन कहाँ से आ गई? क्या बेटा, दो अरे क्लोराइड दो- देखो ना, एक क्लोराइड यहाँ पे है तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ही है ना, यही डिस्टेंस है, ये इसको ए बोलते हैं, एज लेंथ ए। ये सर बट सेंटीमीटर। NaCl में तो एक ही क्लोरीन होती है। अरे प्यारे बच्चा, ये देखो, ये तुम इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कैसा है, NaCl कैसा होता है, घर में देखा कैसा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा है, सॉलिड। सॉलिड है। तो जब सॉलिड है तो इसका मतलब इस प्लस के बगल में भी तो नेगेटिव होगा, फिर इसके बगल में पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा,
तो ये जाइंट स्ट्रक्चर है, इसको इतना छोटा मत समझो, मैंने बस एक पार्ट दिखाया तुम्हें, चलता रहेगा एंडलेसली। अब समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पे सोडियम है, एयर क्लोराइड, क्लोराइड, तो बेसिकली दिस A we can write as 2 times of radius of sodium ion plus radius of chloride ion। तो अगर मुझे कोई भी पैरामीटर्स इसके बारे में बता दे तो आई कैन फिगर आउट द रेडियस ऑफ सोडियम आयन एंड रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। यस और नो? Yes, sir. सर Yes. So please write this down। So ionic radius कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? In ionic compound, it is defined for the ions forming ionic compound। It is defined for ions। कौन से ions? Positive and negative ions, cationic and anionic। So it is defined for ions forming ionic bond या ionic compound, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये रिलेशन बस दिखा दूं। ओके, सो हमने देख लिया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जहां कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। आयनिक रेडियस देख लिया, जहां पे आयनिक बॉन्ड बने हो, कैसे हम सेल पैरामीटर से सारी चीजें निकालते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट आता है कौन सा? मेटालिक रेडियस। देखो Sir, 1 minute. Sir, हाँ हाँ बोलो। sir अपने नीचे क्या लिखा है डायग्राम के नीचे? ये इसके बारे में Yes, sir. ए का मतलब हुआ कि ये जो हमें यूनिट सेल है, इसका अगर मुझे लेंथ मालूम हो तो ए कैन बी रिटन एज 2 times of radius of sodium ion plus radius of chloride। Okay, sir. R Na plus का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ सोडियम आयन। Sodium. बिल्कुल सोडियम। और ऐसे ही RCl माइनस का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ क्लोराइड, CH क्लोराइड। गॉट इट? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा मैं कौन सा बात बोल रहा था आपको? Metallic. मेटालिक। हाँ बिल्कुल। देखो मेटालिक रेडियस, देखो ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, बड़ा सिंपल सा। पूछता है कहाँ पे मिलेगा मेटालिक रेडियस, तो क्या आंसर होगा? कोई भी मेटल के अंदर यही रेडियस डिफाइन होगा, है ना? जैसे मैं बोलूं आयरन सॉलिड, तो आयरन सॉलिड का भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, आपको एक रफली एक पिक्चराइजेशन मैंने क्रिएट कराने की कोशिश करी थी। तो मेटालिक रेडियस के लिए अगर मुझे ये किसी तरीके से क्रिस्टल पैरामीटर मिल गया ये D, तो आई कैन से दैट D/2 will be radius of the metal। देखो it is defined in metallic solid। It is defined in metallic solid। It is defined in metallic solid। You can show the diagram for reference only। And अगर ये डिस्टेंस D है
तो मेटालिक रेडियस कैसे डिफाइन होगा, d/2, r मेटालिक रेडियस इक्वल टू d/2, जहां पे d क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। d/2। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर एक मिनट, यस सर। Last and most important is van der Waals radius. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है इसको ना। अब आपके दिमाग में यह आएगा, सर आपने तो अभी ये समझाया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए एटम्स को क्लोज लाना जरूरी है, यानी सॉलिड बनाना जरूरी है, तभी तो वो सॉलिड में ही डिफ्रैक्शन आएगा, क्योंकि सॉलिड में ही उनका जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा। क्यों बच्चों बोलो, क्या आप एक्सरे डिफ्रैक्शन किसी लिक्विड का एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं सर। क्यों? क्योंकि लिक्विड में एटम्स मूव करते रहते हैं, मतलब उसमें फिक्स नहीं है, यही एटम घूम के इधर चला गया फिर इधर चला गया, तो कोई जब स्पेसिफिक चीज है ही नहीं, तो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम कैसे चलेगा? तो कभी भी गैसेस में एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं करते हैं, कभी भी लिक्विड में एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए मैंडेटरी है कि जो भी कंपाउंड, मतलब जिस चीज का भी आप सोच रहे हो, उसको पहले आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करो। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर फिर तो सॉलिड स्टेट में लाने के लिए मतलब बॉन्डिंग तो जरूरी है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में बात करें, तो कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। बोलो कौन से ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं? नोबल गैसेस, यू गाइस रिमेंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सर बोलिए। सर हाइड्रोजन या ऐसी गैसेस को सॉलिड कैसे कन्वर्ट करते हैं? करते हैं। टेम्परेचर कम करते जाओगे तो आपको मालूम है ना, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पूरी चीजें कन्वर्ट होती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड। सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन सा है जिनको हम आराम से देख सकते हैं, वो कौन सा है बेटा? आइस, लिक्विड वाटर एंड वेपर। आप बताओ, क्या H2O को आपने तो फ्रीजर में देखा है, इसका सॉलिड स्टेट, वहां पे टेम्परेचर कम होता है। यस सर। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखो तो वो H2O हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। ये पूरा प्रॉपर क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है। और उसके बाद आप अगर इसको गर्म कर दो तो आपको एकदम वेपर फॉर्म में चल जाएगा। तो ये जो स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट है, वी कैन कन्वर्ट इट। तो कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जिसको हम सॉलिडिफाई ना कर पाए, है ना। अब ये बात अलग है कि कुछ कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, हीलियम को लिक्विड में कन्वर्ट करना ही बहुत चैलेंजिंग जॉब है। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना ही बहुत चैलेंजिंग। समवेयर अराउंड 4.2 केल्विन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस टेम्परेचर। 4.2 केल्विन का मतलब तुम समझ रहे हो, डिग्री सेल्सियस में हम 270 के -270 तक पहुंच गए लगभग। एब्सोल्यूट जीरो के पास। उससे भी 4.2 केल्विन आगे हैं। बट आप सोचो इतना, यहाँ जीरो के नीचे -1 -2 में तो हालत खराब हो जाती है हमारी। ठंड होते होते -2 -3 टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में, तो जाता है इतना, हालत खराब हो जाती है बिल्कुल। आप शिमला वगैरह साइड में चले जाओ तो
अगर वहां -4 -5 भी है तो आपको मालूम है कि अच्छा खासा बर्फ जम जाता है, हालत खराब हो जाती है। कैन यू इमेजिन इतना कम टेम्परेचर हम जा रहे हैं, समवेयर अराउंड -270, तो तब जाकर के वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश होती है, मतलब होता है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, बट हाँ आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका एम ही यही है कि मुझे हीलियम का रेडियस निकालना है, तो आप ऐसा बनाओ कि भाई उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके आना पड़ेगा, उसी उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सुनिए, तो वॉन्डरवॉल रेडियस क्या है? ऐसा van der Waal radius is the radius between two non-bonded atoms. Non-bonded, बिल्कुल एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप इनको कराते हो, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन को, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते। ये नियॉन है, इसको आप ट्राई किए, खूब ट्राई किए कि सॉलिड बन जाए, तो ये काफी क्लोज होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, बट बॉन्ड बना नहीं है, तो इसलिए मैं ओवरलैप नहीं करा सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। If I'm writing like this, then this is my fault. In fact, अगर मैं ट्रू सेंस में बोलूं तो ये थोड़ा दूर ही रहते हैं, ये इतना नजदीक भी नहीं रहते हैं, एक ठीक ठाक डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी आगे नहीं कर सकता, बट आप ये समझ लो कि क्योंकि इनमें कोई बॉन्डिंग है नहीं, तो इनमें थोड़ा डिस्टेंस अलाउड है। अब कभी भी अगर मुझे नियॉन का ये डिस्टेंस मालूम चल गया, तो वॉन्डरवॉल रेडियस of neon, van der Waal radius of neon Okay, so van der Waal radius of neon will be equal to whatever the distance that you have calculated divided by 2. अब मुझे नेचुरली एक बात बताओ कि van der Waal रेडियस की वैल्यू जो उसका ट्रू रेडियस है उससे तो ज्यादा होगा ना। देखो इनके Yes, बीच sir. में जो इनका आर है और ये आर है, बॉन्डिंग हुआ ही नहीं है, कोई शेयरिंग हुआ ही नहीं है, तो नेचुरली जो ये डी आएगा उसका बाई 2 करोगे तो वो तो कहीं यहाँ बीच में आ रहा है, इतना तो एक्स्ट्रा दे दिया ना इसने। सो ये इंपॉर्टेंट है कि van der Waal रेडियस जब भी हम किसी भी चीज का प्रैक्टिकली निकालते हैं तो वो उसके एक्चुअल रेडियस से काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे बड़ी रेडियस बल्कि कौन सी होती है? van der Waal रेडियस की बात करें हम, किसी भी हम न्यूट्रल स्पीसीज की बात करो, केटन एनायन की बात नहीं कर रहे, है ना। तो अब आप कहोगे सर फिर तो van der Waal रेडियस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन करना चाहिए? नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि बॉन्ड तो वही नहीं बनता है, बाकी सब जगह तो बनता है। आंसर इज नो, इट इज डिफाइंड इवन फॉर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आल्सो। कहोगे वो कैसे? वो भी दिखा देता हूं, ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन हमने गैस के बारे में बोला बेटा, तो इसमें देखो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड भी तो दो हाइड्रोजन के बीच में है ना। एक और हाइड्रोजन भी ऐसे होगा, और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं तो चलो यहाँ पे देखो शेयरिंग दिखा दिया, ये कोवेलेंट, लेकिन दूसरा वाला जो ऐसे ऐसे करके बॉन्डेड था, तो दूसरी वाली चीज जो बॉन्डेड थी यहाँ पे, जो सेकंड पेयर था यहाँ पे जो बॉन्डेड था, मैं बस दो को ही लेकर के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी ये बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बॉन्डेड नहीं है ना बेटा। आप देखो, क्या ये और ये बॉन्डेड है क्या? क्या ये और ये बॉन्डेड है क्या? No, sir. नहीं, ये तो बॉन्डेड है ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर ये बॉन्डेड नहीं है तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब सॉलिड में आ जाएंगे ये सब नजदीक नजदीक आ रहे हैं, बहुत नजदीक, मतलब और थोड़ा नजदीक ही रखना चाहिए मुझे इनको, थोड़ा और नजदीक रखते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस कुछ, ताकि इनके बीच में देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू। तो ये जो आता है ना डिस्टेंस d2, और ये जो डिस्टेंस आता है कौन सा बेटा? d1।
तो यहां पे मुझे अगर लिखना हो तो d1/2 इज कोवेलेंट रेडियस, जबकि वही d2/2 इज वॉन द बॉल। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो क्लियरली दिख रहा होगा ना आपको कि रेडियस वॉन द बॉल is greater than radius covalent. Can I say that? Yes, sir. वॉन डर वॉल का रेडियस बड़ा होगा क्योंकि दो नॉन बॉन्डेड, ये दोनों नॉन बॉन्डेड थे ना, तो नॉन बॉन्डेड के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आता है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं वॉन डर वॉल रेडियस। तो वॉन डर वॉल रेडियस ठीक है, नॉन बॉन्डेड नोबल गैसेस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वॉन डर वॉल ही डिफाइन होगा, क्योंकि उनका तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ जैसे ज़ेनॉन एंड, नीचे आ जाओगे तो रेडॉन वाले केसेस ले लो, उनके कंपाउंड फिर भी मिलते हैं, उनको छोड़ दो। तो बाकी नोबल गैसेस के केस में हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन सिर्फ वहीं पे नहीं है, उसके अलावा भी अदर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी है, एंड रीजन इज कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच्ड नहीं है डायरेक्टली किसी बॉन्ड से। इसलिए that is the reason ki we are taking even van der Waal radius for hydrogen also. So लिखना start करो van der Waal radius में। van der Waal radius is defined between two non-bonded atoms, which means कि ना तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड है ना ही वहां आयनिक बॉन्ड है, between two non-bonded atoms। आ रहा है बात समझ में सबको? यस सर। Okay? Yes, sir. तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो इन नोबल गैसेस where there is no covalent bond, van der Waal radius is the only radius defined there। Where there is No? In case of what these noble gases where there is no covalent bond, van der Waal radius is the only radius defined there। Van der Waal radius is the only radius defined there for what noble gases। बट इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ लिख लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है van der Waal रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा होगा, तो आंसर है van der Waal बड़ा होगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ नॉन बॉन्डेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा और बॉन्डेड के बीच में वो डिस्टेंस कम होगा, तो ये रेडियस छोटी आएगी और ये रेडियस बड़ी आएगी। सर कोवेलेंट के केसेस में हम एक्यूरेट किसको मानते हैं ज्यादा? किसको कोवेलेंट में, किसको एक्यूरेट? देखो सबसे ज्यादा नजदीक तो मानते हैं मेटालिक को, बोलते हैं मेटालिक रेडियस इज वेरी क्लोज टू द ट्रू रेडियस। कोवेलेंट में अब एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग पे डिपेंड करता है, अच्छी शेयरिंग हो गई, अच्छी बॉन्ड हो गई तो और ओवरलैप हो जाएगा, तो रेडियस कम आ जाएगा, है ना? मींस लाइक अगर सेम ही एलिमेंट है तो उसमें उसका van der Waal रेडियस ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रिसाइज होता है या कोवेलेंट वाला? अब देखो ऑफ कोर्स नॉन बॉन्डेड वाला डिस्टेंस तो काफी खराब देगा वो, तो कोवेलेंट इज मच प्रिसाइज एज कंपेयर टू द van der Waal। van der Waal तो काफी बड़ा रहता है। ओके सर। ठीक है, लिख लिया बच्चों, नोट कर लिया यस आपने? सर। अब ये जरूर लिख लेना, कोवेलेंट एंड van der Waal रेडियस फॉर हाइड्रोजन, उसको डायग्राम से अच्छे से दिखा लेना, कोवेलेंट एंड van der Waal रेडियस फॉर हाइड्रोजन, इसको दिखा लो बढ़िया से ना, ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पोर्शन पूरा
van der Waals radius is larger as compared to covalent radius. Got it? Yes, sir. Sir, एक minute. Note it down. Yes, sir. अच्छा, तो हमने रेडियस का अलग अलग कंपैरिजन कर लिया। अब आ जाओ देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। है चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आज हम लोग सिर्फ एटॉमिक साइज ही करेंगे, ठीक है? तो क्लास को हो जाएगी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बेसिकली कौन कौन से? तो आप बताओ, आपको जितनी भी चीजें अभी मैंने समझाई उनमें से आपको क्या लग रहा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं? Bonds. तो सबसे पहला किस पे ध्यान देना चाहिए? Z star. एग्जैक्टली। और साथ के साथ कितने लोग बोल रहे हो कि सर फर्स्ट सेल में है कि सेकंड सेल में है कि थर्ड सेल में है? तो Number of shells. एग्जैक्टली, तो क्या बोलोगे आप? outermost shell number, isn't it? या फिर इसी को और अच्छे से क्या लिख सकते हैं? शेल नंबर फॉर द outermost electron. Can I say like this? यानी किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? n के बारे में। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही समझो तुम, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा चीज क्या है बेटा? ऑफ कोर्स Z स्टार। तो मुझे बताओ, साइज विल बी प्रोपोर्शनल टू n ना? ये सुनो, अगर n ज्यादा हुआ मतलब जो सेल नंबर है वो ज्यादा हो गया तो साइज ज्यादा हो जाएगा। इफ n greater, size will be greater. अग्री करते हो? Yes, sir. दूसरी Yes, चीज sir. बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लो Z स्टार ज्यादा हो गया बेटा साइज लेस तो साइज क्या हो जाएगा? लेस कम हो जाएगा। Z स्टार तो अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लेके आ जाएगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ना। तो if Z star is high then size is low, but if cell number is high size will be larger. If this is more, size will be more. Got it? सर उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं डाल सकते हम लोग? नहीं, टाइप ऑफ बॉन्ड वगैरह तो देखो अदर पैरामीटर है, मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। कौन से दो मेन फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स अगर तुम बात Okay, sir. करोगे वॉन डेर वाल की और ये सब की तो बॉन्डिंग तो आ ही जाएगा। मैं उससे दूर होकर के सिर्फ एटॉमिक रेडियस का एक जनरल ट्रेंड देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये दोनों ध्यान हो गया आपको कि अगर उसका आउटर मोस्ट का सेल नंबर अगर हाई होगा तो साइज ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये सब चीज हम समझ करके अगर हम ये डिस्कस करें पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब बेटा जो पीरियोडिक टेबल हमने लर्न किया हुआ है अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जाने में साइज का वेरिएशन कैसे होने वाला है उसी को हम पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड किसका? ऑफ कोर्स एटॉमिक साइज का, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, अगर आप किसी पीरियड में या किसी ग्रुप में चलते हो तो क्या है साइज का? तो आ जाओ देखते हैं, वहीं से आंसर गेस करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज।
आ जाओ, बताओ जब आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, ऐसे आप जाते हो, तो बच्चों मुझे बताओ लेफ्ट से राइट जब भी जाते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करो। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1 इसका 1:2:1 बताओ, इसका लास्ट 1s2 2s2 1:2:2 इसका क्या होगा? 2s2 2p1, अग्री? yes sir इसका सर 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। तो मुझे बताओ जो आउटर मोस्ट का सेल नंबर है वो सबके केस में क्या है? सेम। तो मतलब सर सेल नंबर तो कुछ खास फर्क डाल नहीं रहा है, क्योंकि वो तो सभी के लिए सेम है, यहाँ तक के लिए इनकी वैल्यू सेम है। लेकिन सर लेफ्ट से राइट जाने पे जेड स्टार की वैल्यू हमें मालूम है कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, और बेरिलियम से ज्यादा, उससे ज्यादा कार्बन, और हमें मालूम है जेड स्टार अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। बिल्कुल। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट वाले का सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे आप राइट में जाओगे साइज घटता जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बोलो। यस सर। तो पीरियोडिक ट्रेंड में लिखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मतलब इस पीरियड में सबसे बड़ा कौन सा होगा? लिथियम। बोलो। लिथियम। यस इट सर। डिक्रीजेस। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम चलेगा? एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन। हेलोजन तक वो डिक्रीज करेगा, और हेलोजन से जैसे ही आप नोबल गैसेस पे जाओगे इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर क्योंकि रिपल्शन भी आ स्टेबिलिटी, जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सर रिपल्शन। नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ पर ना ना नियॉन ना का ना, वॉन डर वाल्स रेडियस and है और उनका absolutely, नॉर्मल रेडियस है। absolutely correct, absolutely correct. The reason is practical only. थ्योरेटिकली तो ये करेक्ट है, यहां तक नियॉन के लिए भी करेक्ट है, बट जब आप प्रैक्टिकल रेडियस उनके किताबों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज तो कर रहा है, बट पता चला नियॉन का उसमें ज्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम कौन सा रेडियस निकालते हैं? वॉन डर वाल रेडियस। यही निकल पाता है। और वॉन डर वाल रेडियस जो उसका एक्चुअल रेडियस है उससे तो काफी ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में तो ये भी कम हो रहा होगा, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो इसका भी कम होता, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम वो कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो यह बात अब समझ लेना। ओके, बट जनरल स्टेटमेंट क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the atomic size decreases. Why it decreases? Because Z star increases. सेल नंबर सेम है, Z star increases. तो लिख लो, ये बात लिख लो। When we move from left to right in a period, the atomic size decreases. The atomic size decreases. सर मुझे वो एनी वाला पॉइंट समझ नहीं आया, वैन डर वाल वाला। मैं समझा दे रहा हूँ। एटॉमिक साइज पहले इतना लिख लो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। Why? Because Z star increases, effective nuclear charge increases. ये इंक्रीज करेगा तो साइज ग्रेजुअली घटता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि घटना तो चाहिए, उस हिसाब से घटते घटते नियॉन तक जाते जाते ये सबसे छोटा होना चाहिए था। लेकिन नियॉन के अगर आप साइजेस देखोगे किताबों में तो आपको फ्लोरीन से बड़ा दिख रहा होगा, मतलब फ्लोरीन से ये ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो वो मैं बता रहा था, क्योंकि बेटा नियॉन नॉबल गैस है, और नॉबल गैस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब एक ही तरह का रेडियस डिफाइंड है। वो कौन सा है? वॉन डर वाल। और वॉन डर वाल जो रेडियस डिफाइन होता है वो इनके ट्रू रेडियस से काफी ज्यादा होता है। ट्रू रेडियस इनका यहीं तक है, बट वो वैल्यू कहीं यहाँ तक है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो यही बात है इसके वजह से। गॉट इट? यस सर। चलो, तो ये हो गया किसका ट्रेंड बेटा? अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में चलते हैं तो क्या हो रहा है। गॉट इट? चलो यस सर। यस। नेक्स्ट समझते हैं। अगर सर मान लो किसी एक ग्रुप में हम चल रहे हैं तो मान लो अगर हम किसी ग्रुप में चल रहे हैं
टॉप टू बॉटम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अभी कितने लोगों को मालूम है कि फिर इसका आउटर मोस्ट 1s1 है, इसका आउटर मोस्ट 2s1 2s1 3s1 का 4s1 4s1 5s 5s1 6s1 एंड 7। 7s1। आप बताओ यहाँ पे क्या आपको डायरेक्टली दिख रहा है सेल नंबर इंक्रीज होता हुआ बेटा? यस सर। तो सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो अभी कितने लोगों को समझ में आ रहा है ऊपर से नीचे जाने पे Z स्टार ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यस सर। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे n क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज। तो n इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगा ऊपर से नीचे जाने पे, इंक्रीज। इंक्रीज। तो लिखो जनरली साइज इंक्रीजेस when we move from top to bottom in a group. Generally size increases when we move from top to bottom in a group. क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? क्योंकि Z स्टार क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। सर आपने जनरली क्यों लिखा है, मतलब ये एक्सेप्शन भी होती है कहीं? अभी वही दिखाता हूँ, हम लोगों ने Z स्टार के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है ना, तो बच्चों सर जो जैसे हैफनियम और जो से देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले में भी अगर हम आएंगे तो उसमें भी ऐसे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा ना। मैं आपको ना साइज का एक वैल्यू का मैं आपको ना पीडीएफ भी भेज दूंगा, ताकि आप ना एग्जैक्टली देख पाओ कि आखिर साइजेस कितना वेरी करते हैं। एक क्यूरियोसिटी तो रहती है ना, आखिर कितना वेरी करता है ये भी तो जानना है। उसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, हालांकि मैंने अपने यूट्यूब वाले लेक्चर में उसमें प्रॉपरली दिखाया भी था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? गॉट इट? आगे बढ़े? यस सर। सर मेरा Yes, डाउट था सर, जो हैफनियम है वो इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा सर, क्योंकि वो अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ तो मैं वही आगे बढ़ने जा रहा हूँ, अभी तो खत्म कहाँ हुआ है टॉपिक, चले आगे बढ़े। यस सर। तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि Z स्टार का वैल्यू इसमें क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिखा है मैंने, इस वजह से सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा बेटा, n। हाँ, लेकिन क्या Z स्टार का वैल्यू हर समय कांस्टेंट होता है क्या? तो आंसर है नहीं सर। नो। कहाँ नहीं कांस्टेंट होता है? तो वो डी मैंने ब्लॉक। आपको जगह डी बताई ब्लॉक। कि कैल्शियम में आप स्कैंडियम आओगे, यट्रियम आओगे, लैंथेनम आओगे, एक्टिनियम आओगे, फिर उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफ्नियम, रदरफोर्डियम, यही ना। अब देखो इनके साइजेस मैं आपके सामने लिखाता हूँ, इनके साइज में एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाते हो तो इसका 1.44 एंगस्ट्रॉम होता है, 144 मान लो पिकोमीटर, 162 पिकोमीटर मान लो, 1.62 एंगस्ट्रॉम, या पिकोमीटर ही मान लो, इसको पिकोमीटर में ही लिख लेते हैं ना, इन पिकोमीटर। फिर लैंथेनम का आपका 169 पिकोमीटर है। आप देख रहे हो साइज ऊपर से नीचे जाने पे पिकोमीटर में इंक्रीज ही कर रहा है ना बेटा, बोलो। yes sir. साइज इंक्रीज कर रहा है, आप चाहो तो ये डेटा भी आप लिख सकते हो, 144, these are all in picometer. टाइटेनियम का ऑन द अदर हैंड 1.32, आप देखो बात समझ में भी आता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। Yes sir. और जिरकोनियम का दिया हुआ है 145 पिकोमीटर की मैं बात करूं तो ये 132 पिकोमीटर। सर ये याद करने की जरूरत होती है? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, क्वालिटेटिव बस, बढ़ रहा है घट रहा है बस उतना ही करना है। ओके सर। 132। ये हफ्नियम का जो वैल्यू है वो है 144। अब देखो इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है? हाँ, आपको दिखा कुछ
कि इधर तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, बट यहाँ देखो ऊपर से नीचे गए साइज बढ़ा, इंक्रीज किया, और यहां से यहां गए तो साइज डिक्रीज हुआ। अब ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप है, और इसी के वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है लैंथेनम से हाफनियम तक जाते जाते जेड स्टार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखो वो इतना बढ़ गया कि ऊपर से नीचे जाने की जो साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ने की वजह से घटा दिया। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। इसीलिए मैं जनरली लिखा रहा था थोड़ी देर पहले तक कि हाइड्रोजन से लेके या फ्रांसियम तक वैलिड है, बेरिलियम से लेके यहां तक वैलिड है, स्कैंडियम एट्रियम थर्ड ग्रुप तक तो वैलिड है, फोर्थ ग्रुप में जाते ही प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। अब आप बोलोगे सर क्या फोर्थ तक ही लिमिटेड है, क्या उसके आगे नहीं होता है? तो बेटा देखो उसके आगे ना वो डिक्रीज हो जाए वो चीज तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कंपेरेबल हो जाती है चीजें। डिक्रीज तो देखने को नहीं मिलता है बट चीजें कंपेरेबल हो जाती हैं। जैसे टाइटेनियम के आगे क्या होता है? वेनेडियम। बोलो। उसके नीचे Yes, क्या होता है? नियोबियम। उसके नीचे क्या होता है बेटा? टैंटेलम। होता है ना? इनके साइज Yes, बता रहा हूँ 122, 134, 134। ये 122, 134, 134 पिकोमीटर पर। तो आप देख रहे हो ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट क्लोज हो गए। यहां से यहां इंक्रीज किया बट ये दोनों सिमिलर हो गए। अरे आ रहा है क्या बात समझ में सबको? यस सर। तो ये सिमिलैरिटीज आगे चल के भी मिलती है। और ये कौन से सीरीज के एलिमेंट्स है आप याद करो, मैंने बताया था स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ये कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। 3D, उसके नीचे यट्रियम से लेकर के 4D सीरीज। 4D 4D सीरीज, और उसके नीचे 5D, 5D लैंथेनम से लेकर के सॉरी हाँ मर्क्यूरी तक ये 5D सीरीज। 5D सीरीज। तो सारी प्रॉब्लम पता है किन के बीच में है? 4D 5D सीरीज के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम। समझ गए ना? क्योंकि यही प्रॉब्लम आया है लैंथेनॉइड का, उसके पहले कहीं था ही नहीं, तो यहाँ आने की वजह से इनके साइजेस कंपेरेबल हो गए। गॉट इट? तो लिखो प्लीज, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। व्हेन वी मूव फ्रॉम टाइटेनियम टू zirconium, size increases, but from zirconium to hafnium, size decreases. Moving from titanium to zirconium, ये रेफरेंस के लिए वैल्यूज भी लिख लेना, increases टाइटेनियम टू zirconium, whereas zirconium to hafnium जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? Decreases ना? क्यों डिक्रीज हो रहा है बेटा? क्या लिखोगे? ड्यू टू lengthenoid contraction. Please write it down. Due to lengthenoid contraction. अभी पूछता है एग्जाम में lengthenoid contraction है क्या, तो आप क्या बोलोगे? lengthenoid contraction क्या है? When we move from lanthanum to hafnium, there is sudden jump in Z star value, which causes shrink या contraction of the size, and which is termed as lanthanoid contraction. क्या लिखवाना पड़ेगा मुझे पूरा? बोल दो यार। yes, ये सर लिखवा। no sir, Yes, sir. लिख लो lanthanide contraction लिख लो। सर lengthen contraction के बाद वाला तो रिपीट कर लो। हाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिखो। When we move from lanthanum to hafnium, there is sudden increase in effective nuclear charge value, Z star value.
there is sudden increase in effective nuclear charge value. अच्छा, sudden increase क्यों होता है effective nuclear charge में? तो because of F block. Because of lanthanoid series. lanthanoid series. Yes. Bracket में आप लिख लो because of the presence of lanthanoid series elements in the same period. ना ब्रैकेट क्लोज करो. तो मैंने क्या बोला? When we move from lanthanum to hafnium, there is sudden increase in Z star value. ब्रैकेट में क्या लिखने के लिए बोला? Due to the presence of lanthanoid series elements, right? Okay. There is contraction. There is considerable contraction in the size of hafnium. Hafnium, an onwards element of the sixth group. ये sorry, ये sixth period element है. देखो sixth है ना? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There is considerable contraction in the size. There is considerable contraction in the size of sixth period elements. कहाँ के बाद से देखने को मिलता है? Hafnium and onwards, ना? Considerable contraction in the size of, okay. This contraction in size is termed as lanthanoid contraction. This contraction in size is termed as lanthanoid contraction. मैं आपको साइज का बिल्कुल एक डिटेल भेज दूंगा, ठीक है? वो आप चेक कर लेना. ओके बच्चों, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब एक लास्ट पॉइंट आज का और इसी के साथ ही लेक्चर खत्म हो जाएगा. लास्ट पॉइंट क्या है कि अब तुम आगे बढ़ते जाओगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट तो तुमको देखने को मिलेगा बच्चों. बढ़ते यहाँ बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और उसके नीचे क्या है? स्ट्रोंशियम, बेरियम है. यहाँ हमारे पास कैंडियम था, यहाँ एट्रियम था, यहाँ लैंथेनम था. यहाँ क्या था? टाइटेनियम, फिर वेनेडियम और करते क्या आ गया? जिंक. ऊपर क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. चलो आओ कुछ और चीज मैं दिखाता हूँ. फिर इंडियम एंड Helium. थैलियम हमारा ये लैंथेनॉइड वाले ग्रुप से आ जाएगा. तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना असर पड़ता है. बोरॉन का अगर आप पिकोमीटर में साइज मेरे से पूछो तो 80 पिकोमीटर होता है, जबकि एल्यूमिनियम का 125 पिकोमीटर. वहीं बेटा गैलियम का भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही, वेरी क्लोज. इंडियम का 150 और उसके बाद थैलियम का 155. तो आप देखो ये वैल्यू क्लोज हो गई ना, ये दोनों. तो यहाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर अभी भी दिख रहा है. आप देखो 6 पीरियड आगे की तरफ है तो वहां तक दिख रहा है ना. 155, 55 है वो, 85 नहीं. ओके. लेकिन एक एबनॉर्मल चीज यहां देखने को मिलती है. यहाँ 125 था और यहाँ पे भी वही हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था नीचे जाने पे? Increase. लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया. तो यहाँ क्या रीजन है? तो यहाँ बोलते हैं देखो ये जो बीच में आ गए ना, कितने भाई साहब लोग, ये जो 10 एलिमेंट्स आ गए इनके बीच में, और इनके बीच में एक का भी गैप नहीं है. इधर है, इसका कितना होता है? 12 और इसका सीधा 13 हो जाता है, जबकि इसका 20 है और इसका सीधा 31 होता है. देयर इज अ गैप ऑफ एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे क्या बोलोगे? ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ना, तो इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? डी Orbital बाकी बात लिखोगे. When we move from boron to aluminium, size increases considerably. Size increases considerably. Size increases considerably. Whereas when we move from aluminium to gallium, the sizes are
comparable. The sizes are comparable. तो क्या लिखोगे? Due to d orbital contraction. So what is after aluminium to Aluminium to gallium, there is similarity in the size. Okay, due to d orbital contraction. और इसी चीज को बोलते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग मतलब बहुत खराब तरीके से शील्ड प्रोवाइड किया, पुअर शील्डिंग ऑफ d orbitals. Due to poor shielding of d orbitals. अब ऑर्बिटल्स के शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्लास में कल पढ़ेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. So that's all for the class, everybody.